अकीरा नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही घने जंगल में एक खास पक्षी की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए जाती है। लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। हम देखते हैं कि एक खतरनाक आत्मा अकीरा के शरीर पर कब्जा कर लेती है और अब वो उसके जरिए अपना बदला लेना चाहती है। तो दोस्तों, ये आत्मा कौन है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो वापस अपना बदला लेने के लिए आई है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट के एक पहाड़ी इलाके से, जहाँ पर हम जॉन नाम के एक बंदे को देखते हैं। जॉन अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और तभी हम उसकी गाड़ी के शीशे पर खून के सने हुए हाथ देख पाते हैं। और उसे देखकर जॉन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो खून से सने हुए हाथ अचानक वहां पर आ गए थे। असल में वहां पर बाहर कोई भी नहीं था। अब ये सब कुछ देखकर जॉन को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो घबराते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर वहां से भागने लगता है। अब थोड़ी दूर आने पर वो देखता है कि उसके सामने एक औरत अपने बच्चे को पेड़ से झूला झुला रही होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जॉन उस औरत को देखकर उसे पहचान लेता है और असल में उस औरत का नाम होता है रक्षणा। और दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंग बात यह होती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक आत्मा होती है। अब जैसे ही जॉन उसका नाम पुकारता है, वो तुरंत ही जॉन के पास आकर उसका गला काटकर जॉन को मार देती है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाती है, क्योंकि जॉन खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। खैर, अभी के टाइम पर नागराज नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वहां पर उनके साथ कुछ हंटर डॉग भी मौजूद होते हैं, जो कि क्राइम एरिया को सूंघकर एक विला की तरफ भागने लगते हैं। अब इस विला में हम देखते हैं अकीरा नाम की एक लड़की यहाँ पर रहती है, लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर नागराज आकर उसके घर की तलाशी लेने लगता है और इस विला में क्राइम लोकेशन की मिट्टी मिल जाती है। और अब इसी के बेसिस पर नागराज अकीरा को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाता है। लेकिन यहाँ पर अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने किया क्या है। अब नागराज उसको जॉन के कत्ल के बारे में बताता है और साथ ही साथ उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था और नागराज उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अकीरा को पेश किया जाता है। वहां पर भी अकीरा यही कहती है कि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और अब पुलिस के पास भी अकीरा के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की वजह से जज पुलिस वालों को अगले हफ्ते तक की मोहलत दे देता है, ताकि वो अकीरा से पूछताछ करके सारा सच पता कर सके। अब उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा अकेली बैठी होती है। साथ साथ यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पुलिस वालों को अकीरा के नाम के अलावा अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। खैर, तभी वहां पर अचानक दो किन्नर आ जाते हैं और अकीरा को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं और उसे इस केस के बारे में सारी सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। वो उसको बहुत ही बुरी बुरी बातें कहकर उसे शराब भी देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बावजूद भी अकीरा उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। और अब हम यहाँ पर नागराज को देखते हैं, जिसने जानबूझकर किन्नरों को अंदर भेजा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अकीरा मेंटली साइको है और इसीलिए उसको मर्डर करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन अभी के टाइम पर नागराज की ये बात भी गलत साबित हो जाती है। खैर, अब नागराज को अकीरा से सच उगलवाने का एक ही रास्ता दिखाई देता है। वो उसको अपने चुनिंदा साथियों के साथ पकड़कर पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है और उसको गन पॉइंट पर लेकर एनकाउंटर करने की धमकी देता है। अब पहले तो अकीरा उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए रेडी हो जाती है। खैर, अब यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि असल में अकीरा एक बैंड चलाती है। साथ ही साथ उसके पिताजी भी रेडियो साउंड का काम करते थे। अब यहाँ पर हम अकीरा के बैंड के लोगों से भी मिल पाते हैं, जो असल में उसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब जब उसके पिताजी यहाँ पर आते हैं तो उनसे बात करने पर अकीरा को पता चलता है कि उसके पिता को एक खास चिड़िया की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए वेस्टर्न घाट जाना है और वो चिड़िया बस इसी सीजन में आया करती थी। तभी वो अकीरा को खुद का और घर का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने की वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो वेस्टर्न घाट की तरफ जा नहीं सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए अकीरा डिसाइड करती है कि वो अपने पिता की जगह पर वेस्टर्न घाट जाएगी, ताकि उस चिड़िया की आवाज को रिकॉर्ड कर सके। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ वेस्टर्न घाट की तरफ निकल पड़ती है और यहाँ पर आने के बाद वो उसी विला में रुकते हैं जहाँ पर नागराज ने अकीरा को पकड़ा था। अब ये लोग रात को वहां पर रुक जाते हैं और उसके अगले दिन सुबह चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो चिड़िया उन्हें नहीं मिल रही थी।
तभी जंगल में उनकी मुलाकात दो लोगों से होती है और ये लोग उनको सलाह देते हैं कि तुम्हें इस तरह से अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बॉब उनसे इस चिड़िया के बारे में पूछने लगता है और तभी वो चिड़िया उनको दिखाई देती है। अकीरा उस चिड़िया को देखकर उसकी साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉब के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी आ गई थी, जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और इस वजह से वो चिड़िया डर के मारे वहां से उड़ जाती है। तो अकीरा बॉब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये चिड़िया उनके हाथ लगी थी। लेकिन अब क्योंकि कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये लोग परेशान होकर वापस से विला में आ जाते हैं। अब हम रात को अकीरा को देखते हैं, जो विला में बैठकर गाने की धुन बजा रही थी। तभी उसे अचानक बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तब अकीरा को लगता है कि बाहर उसके दोस्त होंगे, जो ऐसे ही बातें करके शोर मचा रहे थे। लेकिन बाहर जाने पर वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था और ये देखकर अकीरा तो शॉक रह जाती है। अब जैसे वो गार्डन के पास आती है तो तभी उसे वहां पर एक म्यूजिक का नोट मिलता है, जिस पर किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की थी और ये सब कुछ देखकर अकीरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब जैसे वो म्यूजिक की नोट उठाती है तो तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक डिमोनिक हाथ बाहर आता है और जैसे अकीरा पीछे मुड़ती है वो आत्मा अकीरा के शरीर में प्रवेश कर लेती है। तभी वहां पर अकीरा की चीख सुनकर उसकी एक दोस्त बाहर आती है और वो अकीरा को जैसे तैसे संभालते हुए अंदर ले जाती है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अकीरा अपने बर्थडे पर शॉपिंग करने के लिए बाहर मार्केट में जाती है। वो एक एंटीक शॉप में जाती है और वहां पर उसकी नजर एक सिंड्रेला की ड्रेस पर पड़ती है और उस ड्रेस को देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। अकीरा उस ड्रेस को लेने के लिए चली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर पता चलता है कि वो ड्रेस तो पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन फिर भी अकीरा उस ड्रेस के लिए ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेती है। अब उस ड्रेस को लेकर वो घर पर आ जाती है। रात को हम देखते हैं कि अकीरा अपने बर्थडे पार्टी पर वही ड्रेस पहनती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही साथ उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर पार्टी के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया था और ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पर उसके दोस्त अकीरा से कहते हैं कि अकीरा चलो हम बाहर जाकर एंजॉय करते हैं। लेकिन फिलहाल अकीरा उनको बाहर जाने से मना कर देती है और उन्हें कहती है कि फिलहाल मुझे आराम करना है। अब उसके बाद वो अपने रूम में जाकर उस ड्रेस को उतारती है और फिर नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके बाथरूम में जाते ही हम उस ड्रेस को देखते हैं और अब वो ड्रेस अपने आप ही इधर उधर हवा में उड़ने लगता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा के दोस्त एंजॉय करने के लिए बाहर आए हुए थे, लेकिन तभी बॉब देखता है कि अकीरा तो अपनी बाइक पर बैठकर उसी सिंड्रेला का ड्रेस पहनकर किसी गाड़ी का पीछा कर रही थी। अब उसको देखकर ये सभी लोग अकीरा का पीछा करने लगते हैं और उसके पीछे जाते जाते ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं और ये घर बहुत ज्यादा बड़ा था। इन लोगों को वहां पर अकीरा की बाइक मिलती है, लेकिन अकीरा कहीं पर दिखाई नहीं देती। लेकिन उस घर के अंदर हम देखते हैं कि उस घर में रम्या नाम की लड़की अपनी माँ सेंट्रा के साथ रहती थी। लेकिन यहाँ पर रम्या के कमरे में वही सिंड्रेला की ड्रेस आकर उससे बहुत ज्यादा डराने लगती है, जिसे देखकर रम्या बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी माँ को वहां पर बुलाती है। अब जब तक उसकी माँ वहां पर आती है वो ड्रेस वहां से गायब हो गई थी। तब सेंट्रा यही सोचने लगती है कि शायद रम्या ने बहुत ज्यादा दारू पी ली होगी, इसलिए वो उसे आराम करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अब उसके अगले दिन हम अकीरा और उसके दोस्तों को देखते हैं। उसके दोस्त अकीरा से पूछते हैं कि पिछले रात तुम कहाँ पर गई थी? लेकिन अकीरा कहने लगती है कि मैं तो पिछली रात यहीं पर थी, मैं कहीं पर भी नहीं गई थी। और ये जानकर उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ रात को क्या हुआ था। अब उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद उन्होंने रात को बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और इसलिए नशे की हालत में उन्होंने अकीरा को इमेजिन किया और वैसे भी वो अकीरा को मिस कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि ये वही रात थी जब जॉन का कत्ल हुआ था और तब से अब अकीरा नागराज के सामने थी। अब दोस्तों ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अकीरा अब तक जो कुछ भी हुआ वो नागराज को बता देती है। लेकिन यहाँ पर नागराज को उसकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता और अब वो उसको अपने साथ वापस से पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। यहाँ इस तरफ रात को हम वापस से रम्या को देखते हैं, जो अपने घर में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है, लेकिन बाहर जाकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन रम्या के साथ फिर से सब कुछ वही होने लगता है। लेकिन जब वो इस बार बाहर जाती है तो इस बार बाहर उसकी एक दोस्त थी, जो अंदर आकर उसके साथ बातें करने लगती है। अब रम्या अपनी फ्रेंड को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगती है, जिसको जानने के बाद उसकी दोस्त एक अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है और देखते ही देखते अचानक वो एक आत्मा में तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर रम्या के तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी माँ सेंट्रा को बुलाने लगती है। यहाँ हम बाहर की तरफ देखते हैं तो उसकी माँ सेंट्रा अपने ही मस्ती में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। अंदर से उसे कोई भी आवाजें सुनाई नहीं देती। अब दोस्तों ये भूत रम्या को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रम्या के घर के अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप है।
तो वो आत्मा उस सांप को रम्या के पास छोड़कर वहां से चली जाती है और अब उस जहरीले सांप के काटने की वजह से रम्या की वहीं पर मौत हो जाती है। और इस सब के बारे में जब तक सेंटर को पता चलता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जरूर ये दोनों माँ बेटी किसी इलीगल काम में शामिल थे। अब जब ये खबर पुलिस वालों को पता चलती है तो वो भी शॉक रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि सेंटर के घर में होने के बावजूद भी कौन उनके घर में आकर ऐसे रम्या को जान से मार सकता है। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर सेंट्रा पुलिस से कहती है कि आप जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ लीजिए। अब उसी रात को हम देखते हैं सेंट्रा बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब वो अपने घर पर रम्या के फोटो के सामने बैठकर रो रही थी। तभी उसके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। उसे उस घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, साथ ही साथ उसे अजीब सी आवाजें भी आने लगती है। तभी अचानक वहां पर एक आदमी आकर सेंट्रा के ऊपर हमला कर देता है और ये आदमी यहाँ पर सेंट्रा को मारने के लिए आया था। अब क्योंकि उसी टाइम पर पुलिस वाले सेंट्रा के घर में पूछताछ करने के लिए आए थे तो वो तुरंत ही उस आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो आदमी यही बोलने लगता है कि अगर मैंने सेंट्रा को नहीं मारा तो भी सेंट्रा मारी जाएगी। लेकिन ये बात तो किसी को भी समझ नहीं आती, इसलिए पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। वो उसे यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से पीटने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता। बस यहाँ पर हम उस आदमी की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में इस आदमी ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट इस पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी, लेकिन अब तक उसकी बेटी को पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाए थे। और मैं भी शायद उसकी बेटी के गायब होने के पीछे सेंट्रा का ही हाथ हो सकता है, इसलिए वो आदमी सेंट्रा को मारना चाहता था। अब हम देखते हैं कि सेंट्रा भी पुलिस स्टेशन में मौजूद थी और तब तक अकीरा को पकड़े हुए एक हफ्ता बीत चुका था। और क्योंकि नागराज को अकीरा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाता, इसीलिए उसे अकीरा को ना चाहते हुए भी छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब अकीरा अपने घर पर जा रही होती है तो सेंट्रा उसे देखकर शॉक ही रह जाती है। उसे तो एकदम से सांप ही सूंघ जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से सीन पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर हमें अकीरा जैसे ही दिखने वाली एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तुलसी, जो कि इसी वेस्टर्न घाट के गांव में रहती थी। और तुलसी सेंट्रा के घर में साफ सफाई का काम करती थी। और अब जाके हमें यहाँ पर पता चलता है कि सेंट्रा और रम्या सच में स्नेक की स्मगलिंग करते थे। इलीगल तरीके से पास के जंगल में सांपों को पकड़कर वो ब्लैक मार्केट में बहुत ही बढ़िया दाम में बेच दिया करती थी। खैर, अब यहाँ पर तुलसी हमें अपने बारे में बताने लगती है। दरअसल उसके पापा बहुत ज्यादा नशा करते थे और उसे और उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। लेकिन एक बार उसके पिताजी ने उसकी माँ को इतना मारा कि उसकी माँ को बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और उसके बाद उन्होंने तुलसी को भी सेंट्रा और रम्या को बेच दिया ताकि वो तुलसी को बेचकर पैसे कमा सके और उस पैसे से दारू पी सके। अब तुलसी यहाँ पर हमें संजय नाम के एक बच्चे के बारे में बताती है, जो कि असल में तुलसी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो एक बच्चा था लेकिन तुलसी उससे हर एक बात शेयर करती थी। अब तुलसी के दिन इसी तरह से बीत रहे थे और एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो रम्या के घर पर सिंड्रेला की मूवी देख रही थी, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो सिंड्रेला की तरह ही ड्रेसअप करना चाहती थी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जब वो मार्केट जाती है तो वहां पर उसकी नजर सिंड्रेला जैसे एक ड्रेस पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद तुलसी का मन तो उसी ड्रेस पर आ जाता है। अब वो हर रोज मार्केट जाते हुए उस ड्रेस को देखा करती थी। फिर एक दिन वो थोड़ी सी हिम्मत करके उस दुकान के अंदर जाती है और उस ड्रेस की प्राइस पूछती है। उस दुकान का मालिक बताता है कि इस ड्रेस की प्राइस है 7,000 रुपए। और दोस्तों, यहाँ पर तुलसी उसकी प्राइस सुनकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। वो सोचती है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी, ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा महंगी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि वो एक ना एक दिन इस ड्रेस को जरूर पहनेगी। अब ऐसे एक दिन तुलसी अपने घर पर काम कर रही होती है तो काम करते करते वो डांस करने लगती है और तभी बाहर से रॉबिन नाम का एक लड़का उसका डांस देख लेता है। और ये रॉबिन यहाँ पर रम्या को डांस सिखाने के लिए आया करता था, लेकिन जब वो तुलसी का डांस देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि तुलसी काम कर रही थी तो तभी वहां पर संजय आता है और तुलसी रुक जाती है। वो संजय से बात करते हुए उसे उस ड्रेस के बारे में बताने लगती है। अब ये बात जानकर संजय उसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा काम करना चाहिए जिससे तुम और ज्यादा पैसे कमा सको, जिस पर तुलसी भी मान जाती है और साफ सफाई करने के बाद सब्जियां बेचने का काम करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर उस ड्रेस को खरीद सके। तुलसी उस ड्रेस को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो 7,000 जैसा बड़ा अमाउंट कैसे जमा करेगी। और यही सब सोचते हुए वो संजय के पास आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब संजय उसको एक टेलर के पास लेकर जाता है जो कि किसी भी तरह के डिजाइन को सिल सकता है। ये लोग उस टेलर को सिंड्रेला का डिजाइन दिखाकर उसके जैसा ड्रेस बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये टेलर तो कुछ और ही ड्रेस बना देता है, जिसे देखकर तुलसी को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि तुलसी ने अब तक जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे इसी ड्रेस पर खर्च हो गए थे
और ये ड्रेस भी अच्छी नहीं बनी थी। इसलिए तुलसी उस टेलर के ऊपर गुस्सा करती है और संजय के साथ वहां से चली जाती है। अब उसके बाद वो दोनों सीधा चर्च पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर तुलसी गॉड से विश मांगती है कि किसी भी तरह से बस वो उस ड्रेस को खरीद सके। और जब वो विश मांग रही थी तभी हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे के लिए विश मांगती है, क्योंकि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। अब तुलसी को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही उस औरत के पास जाकर उससे कहती है कि मैं आपको ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, मेरा भी ब्लड ए पॉजिटिव है। अब क्योंकि तुलसी की वजह से उस औरत के बेटे की जान बच गई थी तो वो औरत तुलसी को बहुत सारे पैसे दे देती है। अब तुलसी तो उस औरत से पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपना सपना भी पूरा करना था, इसीलिए वो बस 7,000 रुपए लेकर बाकी के पैसे उस औरत को वापस दे देती है। अब ये सारे पैसे लेकर वो वहां से सीधा उस दुकान के पास आ जाती है जहाँ पर वो ड्रेस मौजूद था। अब वो उस ड्रेस को खरीद लेती है और अपने घर पर आ जाती है। रात को हम देखते हैं कि आज रम्या का बर्थडे होता है और अब तक तुलसी ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने थे, इसलिए सेंट्रा उसे डांटते हुए कहती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसलिए तुम कुछ ढंग का पहन कर आओ। अब यहाँ पर तुलसी को सेंट्रा की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इस बार तुलसी के पास एक बहुत ही अच्छी ड्रेस थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि पार्टी के समय वो उसी ड्रेस को पहनकर बाहर निकलेगी। अब रात हो जाती है और पार्टी शुरू हो जाती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि रॉबिन भी उस पार्टी में आ जाता है और रम्या जब रॉबिन को देखती है तो वो तुरंत ही उसके पास आ जाती है। उसका खिला खिला चेहरा देखकर हम ये जान पाते हैं कि रम्या रॉबिन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और साथ ही साथ रॉबिन भी एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का था, इसलिए रम्या की माँ सेंट्रा चाहती थी कि रम्या की शादी रॉबिन से हो। अब यहाँ पर ये तीनों ही आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तुलसी अपनी सिंड्रेला की ड्रेस पहनकर एंट्री करती है और पार्टी में आए सभी लोग बस उसे ही देखते रहते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सेंट्रा और रम्या भी उसे देखकर शॉक रह जाते हैं, साथ ही साथ रॉबिन भी उसे देखता ही रहता है और रॉबिन तुलसी को और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रा और रम्या ये बात समझ लेती है, इसलिए वो तुलसी को वहां से भगा देती है, लेकिन रॉबिन का पूरा ध्यान अभी भी तुलसी की तरफ ही था। पार्टी के दौरान रॉबिन की नजर तुलसी से नहीं हटती। इसी बीच सेंट्रा वहां पर आती है और रॉबिन से बातें करते हुए कहने लगती है कि आज मैं तुम्हारे और मेरी बेटी रम्या की एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करने वाली हूँ, और वो भी केक कटिंग के टाइम पर। अब यहाँ पर वैसे भी रॉबिन ने सेंट्रा की बातें नहीं सुनी थी और वो तो बस तुलसी को ही देखते जा रहा था और इसी के चक्कर में वो हाँ कह देता है। फिर हम केक कटिंग के टाइम पर देखते हैं जब सेंट्रा रॉबिन और रम्या के एंगेजमेंट के बारे में बताती है तो वहाँ पर रॉबिन और तुलसी मौजूद नहीं थे, जिसे देखकर सेंट्रा और रम्या बहुत ही अजीब फील करने लगते हैं। अब वो लोग रॉबिन को ढूंढने लगते हैं और हम यहाँ पर रॉबिन को देखते हैं तो रॉबिन तो तुलसी के पास होता है और तुलसी यहाँ पर आसपास का काम कर रही थी। रॉबिन तुलसी के पास आकर उसे उसके डांस के बारे में याद दिलाता है और उसके डांस की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। अब अपनी तारीफ सुनने के बाद तुलसी तो अपने आप को सिंड्रेला ही समझने लगती है, क्योंकि कोई प्रिंस जैसा लड़का उसके सामने आकर ऐसी बातें कर रहा था। साथ ही साथ रॉबिन भी प्रिंस के अंदाज में तुलसी के हाथ पर किस करके उसे प्रपोज कर देता है, जिससे शर्मा कर तुलसी वहां से भाग जाती है। लेकिन घर की छत के ऊपर से रम्या ये सब कुछ देख लेती है और ये सब कुछ देखकर उसका तो दिल ही टूट गया था। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और जब पार्टी खत्म हो जाती है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो सेंट्रा और रम्या ये तुरंत ही तुलसी के पास आकर उसको बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। साथ ही साथ ये दोनों तुलसी के हाथों को भी तोड़ देते हैं। अब तुलसी उनसे बार बार माफी मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और अब लास्ट में हम देखते हैं कि रम्या गुस्से में आकर उस जहरीले सांप को तुलसी के ऊपर छोड़ देती है और उस सांप के काटने की वजह से तुलसी की मौत हो जाती है। और दोस्तों सेम उसी तरह रम्या की भी मौत हुई थी। अब यहाँ पर तुलसी के मरने के बाद सेंट्रा और रम्या जल्दी से जल्दी तुलसी की बॉडी को उसी विला के अंदर दफन कर देते हैं जहाँ पर अकीरा रहती थी, और इसलिए तुलसी की आत्मा ने अकीरा के शरीर पर कब्जा कर लिया था और ये दोनों दिखते भी काफी सिमिलर थी। और उसके बाद उसने रम्या को इसलिए सांप से मारा क्योंकि उसकी भी मौत उसी तरह हुई थी। अब हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहाँ पर सेंट्रा अकीरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी और अब वो तुरंत ही एक प्रीस्ट को कॉल करती है जिसका नाम होता है गोंजाल्वेस। अब वहीं हम अकीरा को देखते हैं जो उस विला से अपने घर के पास जा रही थी, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी और साथ ही साथ बॉब ने उस अकीरा की सिंड्रेला वाली ड्रेस को बाहर फेंक दिया था। तभी हम सेंट्रा को देखते हैं जो कि गोंजाल्वेस के पास पहुंच जाती है और वो उसे तुलसी और अकीरा के बारे में सब कुछ बता देती है। अब दोस्तों यहाँ पर असल में गोंजाल्वेस शैतान का पुजारी होता है। तब वो तुलसी की फोटो लेकर उसके ऊपर कुछ काला जादू करता है और तुलसी की आत्मा को अपने पास बुलाने लगता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि सिंड्रेला की वो ड्रेस उड़ते हुए अकीरा के पास आने लगती है, मतलब कि वो ड्रेस अकीरा का पीछा करने लगती है और जैसे वो ड्रेस अकीरा की बॉडी में लग जाती है वैसे ही तुलसी की आत्मा अकीरा की बॉडी में आ जाती है।
अब वो तुरंत ही कार से उतरकर गोंजाल्विस के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तुलसी और अकीरा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो प्रॉपरली तुलसी के रूप में आ गई थी। अब यहाँ पर तुलसी और गोंजाल्विस के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि गोंजाल्विस किसी तरह से अकीरा की बॉडी से तुलसी की आत्मा को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और वो तुलसी की आत्मा को कैद कर लेता है। अब गोंजाल्विस अकीरा की बॉडी के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगता है ताकि वो अकीरा को जान से मार सके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर तुलसी की आत्मा फिर से उस बॉडी से जुट गई तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर रक्षणा की आत्मा पहुंच जाती है और वो अपनी शक्ति से तुरंत ही तुलसी की आत्मा को आजाद कर देती है। और दोस्तों रक्षणा और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने मूवी के स्टार्टिंग में ऑफिसर जॉन को मार दिया था। अब यहाँ से सीन फिर से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि असल में रक्षणा और कोई नहीं है बल्कि जॉन की पत्नी होती है। इसलिए उस दिन जॉन उस आत्मा को देखकर पहचान गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी और जॉन ये दोनों ही पुलिस में थे। अब रक्षणा को सेंट्रा और रम्य के इलीगल बिजनेस के बारे में पता चल गया था और वो तुरंत ही उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर आती है। लेकिन सेंट्रा और रम्य के लोग रक्षणा को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है और यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो भी रम्या और सेंट्रा के साथ मिला हुआ था। इसीलिए वो रम्या को स्टैब करके उसे जान से ही मार देता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो अपनी पत्नी को ही मार देता है। लेकिन जिस वक्त रक्षणा की जान चली गई थी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था उसे अपने बच्चों को झूला झुलाते हुए। और दोस्तों इसलिए रक्षणा की आत्मा ने अपने पति जॉन को मार दिया था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर तुलसी और रक्षणा की आत्मा साथ में मिलकर गोंजाल्विस को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगती है और आखिरकार वो दोनों उसे मार ही देती है। उसके बाद वो सेंट्रा के पास जाकर उसे भी मार देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर तुलसी का बदला पूरा हो गया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी हॉरर मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।